हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टोरी पे बात करेंगे, केस स्टडी पे बात करेंगे, जो है रूस और यूक्रेन विवाद। अभी हाल ही में कुछ घटनाक्रम जो है वो चर्चा में है। कहा जा रहा है कि रूस ने 1 लाख से ज़्यादा अपने सैनिक, कुछ इलेक्ट्रिक वेपन्स, कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है वो यूक्रेन की सीमा पे लगाए हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि रूस हमले की तैयारी में है यूक्रेन पे, और यूक्रेन ने भी 1.5 लाख से ज़्यादा अपने सैनिक जो हैं वो अपने पूर्वी इलाके में लगाए हैं, और जिससे इन दोनों में एक युद्ध की कगार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति में अमेरिका ने भी एक बयान जारी किया है कि यदि रसिया हमला करता है यूक्रेन पे तो हम उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो अब इस पूरे मैटर को समझने के लिए दोस्तों, यूक्रेन और रूस में इतना क्यों एक दूसरे को लेकर के झगड़ा है, विवाद है कि दोनों एक दूसरे से युद्ध तक की स्थिति पे उतर आए हैं। हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे 100 साल पहले आज से, यानी कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसको रूस की क्रांति भी कहते हैं। 1917 में वहाँ पे जर्मनी से 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन होते हैं वो अपने कुछ समर्थकों के साथ रूस आते हैं, और रूस में आकर के रूस में उस समय जो सत्ता थी वो एक तानाशाही सत्ता थी। एक जार वहाँ के सम्राट थे रूस में, जो एक तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और तानाशाही सत्ता वो चला रहे थे। यानी कि सर्वहारा वर्ग जो था उस समय वो बहुत ही ज़्यादा अन्याय सह रहा था। सर्वहारा वर्ग कौन था? तो दोस्तों, सर्वहारा वर्ग में किसान, मजदूर और जो निचले वर्ग के लोग थे उनको शामिल किया जाता है। उस समय सामंतों का राज था। सामंत इन सभी का, सर्वहारा वर्ग का शोषण करते थे, और राजा जो जार था वहाँ का सम्राट रूस का, उसका एक छत्र शासन था, जो चाहता था वही होता था, और सामंत जो है वो बैठ के मेवे खाते थे। तो इन्होंने एक नारा दिया कि हम मार्क्सवादी हैं। लेनिन ने कहा हम मार्क्सवादी हैं और हम मार्क्स की विचारधारा को, यानी कि समाजवाद को हम यहाँ पे लाएंगे। इनकी जो पार्टी थी वो बोल्शेविक पार्टी थी, और बहुत सारे जो मजदूर वो थे इनके इस पार्टी में शामिल हो गए, और उन्होंने मिल करके 1917 में विद्रोह कर दिया जार के प्रति, रूस के सम्राट के प्रति। और उसके बाद से रूस के सम्राट अपना पद छोड़ करके भाग गए, और उसके बाद से पूरे के पूरे मास्को पे कब्जा हो गया बोल्शेविकों का, जो बोल्शेविक पार्टी के सदस्य थे उनका। लेकिन इस समय एक और पार्टी थी वहाँ पे जो बोल्शेविक की विरोधी थी, श्वेत पार्टी। तो उसने बोल्शेविकों के प्रति गृह युद्ध छेड़ दिया। तो 1917 से 1922 में गृह युद्ध में जो है वो रूस जूझता रहा। अब 1922 में गृह युद्ध में बोल्शेविक की जीत होती है, बोल्शेविकों की। 1922 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का गठन होता है। इसमें यूक्रेन को, रूस को, काकेकस क्षेत्र और बेलारूस को मिला करके यूएसएसआर का गठन किया जाता है। तो गठन के समय यूक्रेन और ये रूस, ये दोनों मतलब कि गठन के समय एक दूसरे के संस्थापक, मतलब कि यूएसएसआर के संस्थापक देश थे ये दोनों। अब क्या होता है कि 1945 का दौर आता है। उस समय स्टालिन जो होते हैं, वो लेनिन के बाद स्टालिन जो है वो सत्ता में आते हैं वहाँ पे रूस में, और वो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे नागरिक जो अधिकार थे उनको छीन लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टी ये कह के आई थी कि हम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लाएंगे, वो यहाँ पे सर्वहारा वर्ग पे तानाशाही थोप रही थी। यानी कि वो कह के ये आए थे कि हमारी जो सरकार होगी, सत्ता होगी, वो सर्वहारा वर्ग के लिए होगी, गरीबों के लिए होगी, मजदूरों के लिए होगी, किसानों के लिए होगी। लेकिन वो सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं कि मजदूरों पे, किसानों पे ही प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं वो। जैसे कि आवाजाही पे रोक लगा दिया जाता है, आप किसी दूसरे देश में नहीं आ जा सकते। प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो इनके विरोधी थे, बोल्शेविकों के विरोधी यानी कि स्टालिन के विरोधी, उनका क्रूरता से दमन किया जाता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे इस पार्टी के प्रति विरोध जो है लोगों के मन में उभरना शुरू हो जाता है। 1945 में अमेरिका और रूस मिल करके साथ में सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 वाला लड़ते हैं, जिसमें स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी को हराता है ये यूएसएसआर, सोवियत संघ, और जापान को हराता है अमेरिका, 2 परमाणु बम गिरा के उसके नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ये जो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन के तौर पे उभरते हैं। यानी कि विश्व में एक छत्र राज्य को लेकर, वर्चस्व को लेकर के इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं हथियार, वेपन की लड़ाई से लेकर के एक विचारधारा की भी लड़ाई थी। विचारधारा की लड़ाई क्या थी? तो जो पश्चिमी देश थे, यानी कि यूरोप के पश्चिमी देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड इत्यादि, वैसे ही और अमेरिका, ये सभी पूंजीवादी देश थे। यहाँ की जो विचारधारा है वो पूंजीवाद आधारित है। लेकिन जो यूएसएसआर है वो समाजवादी, साम्यवादी देश था। तो यूएसएसआर चाहता था कि हम अपना वर्चस्व बढ़ाएं दुनिया में, साम्यवादियों का वर्चस्व हो। अमेरिका ऐसे ही चाहता था कि वर्चस्व जो हमारा हो वो पूंजीवादियों का वर्चस्व हो। तब इन दोनों में यहाँ पे होड़ लग जाती है हथियार को लेकर के। तो अमेरिका की बराबरी करने के लिए यूएसएसआर जो है हथियार की होड़ में लग जाता है और अपने संसाधनों का अथाह तरीके से दोहन वो करता है।
यानी कि बहुत सारे देशों को अपने पास मिलाने के लिए, जो उस समय के साम्यवादी देश थे उनकी आर्थिक स्थिति घटती जा रही थी, तो यूएसएसआर ने अपना पैसा दे करके उन देशों को खड़ा रखा केवल इसलिए कि हमारे विचारधारा ये लोग मानते हैं। तो जिसकी वजह से यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति जो है वो नीचे गिरती गई, यूएसएसआर में भुखमरी जैसी नौबत आने लगी। अब यहाँ पे देखते हैं 1991 के दौर में सीधा हम लोग आ जाते हैं। तो 1991 में ये होता है कि बहुत सारी भुखमरियों की वजह से, आर्थिक स्थिति गिर जाने की वजह से, इतने बड़े क्षेत्र में विद्रोह होने की वजह से यूएसएसआर जो है वो अब अपने अस्तित्व को बनाए रखना आगे जो है वो सही नहीं समझता है। और जो उस समय मिखाइल गोर्बाचेव थे 1991 में रसिया के प्रेसिडेंट, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, उनको भी लगता है कि इन देशों को जो है इस समय ज़बरदस्ती हमको बांध के नहीं रखना चाहिए। तो 1991 में एक प्रस्ताव ला करके और रसिया यूएसएसआर का भी खंडन कर दिया जाता है। जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है। जो सबसे बड़ा भाग था वो था रूस, और रूस को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का जो है वो उत्तराधिकारी माना जाता है। अब एक बात देखें यहाँ पे, तो यूक्रेन भी अलग हो जाता है 1991 में, रूस भी अलग हो जाता है। अभी भी दोनों एक दूसरे के दोस्त ही माने जाते थे। एक काला सागर में द्वीप था जिसका नाम था क्रीमिया। क्रीमिया पे बंटवारे में अधिकार होता है यूक्रेन का। अब यहाँ पे देखें तो जो यूक्रेन की राजधानी कीव है उसको रूसी शहरों की जननी कही जाती है, क्योंकि मास्को का, रूस की राजधानी मास्को का जितना महत्व है उतना ही यूक्रेन की राजधानी कीव का भी महत्व है। और ये दोनों शहर जो है बहुत ही ज़्यादा पुरातन, ऐतिहासिक हैं और महत्व रखते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे से कहीं भी कम किसी का महत्व नहीं है। अब यहाँ पे दोनों की दोस्ती भी ठीक रहती है 1991 के बाद, लेकिन क्रीमिया को लेकर के विवाद धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाता है। जो रूस के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे वो मानते हैं कि हमको, यदि हम लोग गिफ्ट के तौर पे जो दिए हैं क्रीमिया को, यूक्रेन को, वो हमारी एक बहुत बड़ी मूर्खता थी। अब क्रीमिया यूक्रेन के पास कैसे जाता है दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो 1950 के दशक में जो ख्रुश्चेव थे यानी कि यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गिफ्ट के तौर पे क्रीमिया को, जो काला सागर का एक द्वीप है, बहुत ही ज़्यादा सामरिक महत्व है उसका, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी, तो उसको यूक्रेन को गिफ्ट के तौर में सौंप देते हैं ख्रुश्चेव क्रीमिया को। लेकिन 1991 में जब बंटवारा होता है तो उसको लेकर के क्रीमिया को विवाद हो जाता है रूस में और यूक्रेन में, लेकिन फिर भी क्रीमिया अभी भी यूक्रेन की पास ही होता है। अब यहाँ की जनता यूक्रेन की, और यूक्रेन की जो सरकार थी वो नाटो के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू करती है। नाटो के देशों के साथ, अमेरिका के साथ और ईयू के साथ यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी दोस्ती यूक्रेन बढ़ाना शुरू कर देता है। अब ये चीज़ खलने लगती है यूएसएसआर को, क्योंकि पश्चिमी देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब, और अमेरिका को ये यूएसएसआर अपना दुश्मन मानता है। और उसी के हिस्से से निकला हुआ एक देश यदि दूसरे खेमे में जाए तो सिंपल सी बात है कि दुख तो होगा ही। और जहाँ तक ये भी डर सता रहा था रूस को कि यदि नाटो में शामिल हो जाता है या फिर यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो काला सागर तक नाटो की पहुंच हो जाएगी, जिसकी वजह से नाटो जो है वो एकदम यूएसएसआर के पास आके खड़ा हो जाएगा। और ये रूस के लिए जो है वो एक तरीके से अपनी सामरिक महत्व की एक चीज़ को खोना ही होगा। तो अब रूस क्या करता है, 2014 में एक घटनाक्रम पे बात करते हैं हम लोग। तो 2014 में रूस के यूक्रेन में एक प्रस्ताव यूक्रेन की सरकार द्वारा लाया जाता है ईयू के साथ संबंध बनाने का, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध बनाने के साथ। उस समय यूक्रेन के एक राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच रूस के समर्थन में थे, यानी कि वो रूस समर्थित थे। तो वो इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ दोस्ती बनाने का प्रस्ताव था उसको वो खारिज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से यूक्रेन में उनके खिलाफ विद्रोह हो जाता है, जिसको यूक्रेन की हम लोग क्रांति भी कहते हैं। 2014 में यूक्रेन में इनको, विक्टर को हटा दिया जाता है पद से और कोई दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। तो अब इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर रसिया 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लेता है सैनिकों को भेज करके। क्रीमिया को जब वो अपने कब्जे में लेता है तो वो एक जनमत संग्रह कराता है और दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो क्रीमिया के बहुमत में लोग हैं वो रूस के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसको एक विवादास्पद माना जाता है, जो वर्ल्ड के राजनीतिज्ञ हैं वो इसको एक विवादास्पद जनमत मानते हैं, जनमत संग्रह मानते हैं। अब जब क्रीमिया पे कब्जा किया रूस ने तो उस पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और G8 से इनको बाहर कर दिया गया। G8 में शामिल था उस समय रूस भी, लेकिन G8 से बाहर कर दिया गया और इस समय जो वर्तमान जो स्थिति है वो G7 है। अब यहाँ पे देखें तो मिन्स्क समझौता 2015 में होता है, क्योंकि 2014 में जब क्रीमिया पे कब्जा करता है रूस तो यूक्रेन और दोनों में युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं और बहुत जगह पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है।
अब इन दोनों में लड़ाई की स्थिति आती है, तो फिर दोनों में शांति कराने के लिए फ्रांस और जर्मनी मिलकर एक मिन्स्क शांति समझौता कराते हैं 2015 में, जो यूक्रेन और रसिया के बीच एक शांति समझौता था। लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं क्रीमिया को लेकर के यूक्रेन के अंदर भी ये रहा कि क्रीमिया हमारा जो है वो छीन लिया है, तो एक वो दर्द था और यूक्रेन हमेशा से ही चाहता था कि क्रीमिया को हम अपने पास ले लें। और कई बार ये भी हुआ है कि जो क्रीमिया के वो जो सागर वाले क्षेत्र से होकर के यदि यूक्रेन के कुछ जहाज़ जाते भी हैं तो उनकी निगरानी करता है रूस, और कई बार उनको अपने कब्जे में भी ले लिया था, रोक भी दिया था, रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था ओजोव सागर का। और वहाँ पे क्रीमिया के जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, यानी कि जो यूक्रेन का दक्षिणी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे 2 यूक्रेन के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं और जिनकी आवाजाही यदि रुकती है तो वास्तव में इकोनॉमी को वहाँ के लॉस होगा, यूक्रेन के इकोनॉमी को। अब एक और चीज़ देखें तो 2014 में ही जो यूक्रेन का कुछ दक्षिणी क्षेत्र था, दक्षिण पूर्व का जो कुछ क्षेत्र था, वहाँ पे जो रूस समर्थित अलगाववादी गुट थे वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब विद्रोह होता है 2014 में, तो रूस समर्थन वाले कुछ लोग थे, कुछ संस्थाएं थीं, कुछ ग्रुप्स थे, वो उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि रसिया को आशंका हुआ कि जो यूक्रेन है, वो जो रूस समर्थित लोग यूक्रेन का दक्षिणी वाला कुछ हिस्सा अपने कब्जे में लिए हैं, उनको छुड़ाने के लिए अपने सैनिकों को वहाँ पे इकट्ठा कर रहा है और उन पे हमला कर सकता है। इसी डर से रसिया क्या कर रहा है कि अपने 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक जो है वहाँ पे यूक्रेन के बॉर्डर पे उतार दिया है। रसिया ने अभी इसको धमकी भी दिया है रूस को अमेरिका ने धमकी भी दिया है कि यदि आप यूक्रेन पे करते हैं तो हम हमला करते हैं तो हम प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये पूरी स्टोरी है दोस्तों। यूक्रेन में अपनी स्थिति जो है नाटो भी जमाना चाहता है मजबूत स्थिति, और यूक्रेन भी जो है वो चाहता है कि पश्चिमी देशों के साथ जो है वो अपने रिश्तों को सुधारे और आगे ले जाए। लेकिन रसिया किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो, केवल मुद्दा यही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को कि पूरा का पूरा ये मुद्दा समझ में आया होगा कि आखिर ये रसिया वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई क्या है, क्यों है, ये दोनों एक समय एक दूसरे के प्रगाढ़ मित्र थे, आज दुश्मन क्यों है, क्रीमिया का विवाद क्या है। तो यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।